हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3। और इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फेजर एंड फेजर डायग्राम। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, जिसमें हम जो है हमारी एक सर्किट होगी जिसमें कभी रेजिस्टेंस लगा होगा, एक कैपेसिटेंस लगा होगा, एक इंडक्टेंस, ठीक है, एक इंडक्टेंस लगा होगा। उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोटी मोटी हम जो है ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, है ना, फेजर एंड फेजर डायग्राम, दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फेजर एंड फेजर डायग्राम क्या है ना। फर्स्ट आप हेडिंग लगा लो, फेजर एंड फेजर डायग्राम्स। देखो, ये जो आपका फेजर एंड फेजर डायग्राम है, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा ये चीज़ है। ठीक है, आप ऐसा चलते चलो। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें बोर्ड्स पर दिख रही हैं उन सारी चीज़ों को लिखते चलो और अपने नोट्स बनाते चलो। ठीक है, देखो, ये हमारा सबसे पहले इस अगर हमें फेजर एंड फेजर डायग्राम को समझना होगा तो सबसे पहले हमें समझना होगा सर फेज क्या, एग्जैक्टली फेज क्या होता है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम समझते हैं फेज को कि सर ये फेज क्या है। बात समझो, केवल समझते चलो। ठीक है, नोट्स की टेंशन नहीं लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो, फेज जैसे हम अपने इस अल्टरनेटिंग करंट में हम किस चीज़ को फेज कह रहे हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि अगर हम एक वोल्टेज की अगर एक इक्वेशन लिखते हैं, है ना, वी कह लो या ईएमएफ कह लो, ठीक है, वोल्टेज वही चीज़ है। तो क्या हम कहते हैं, हम ये कहते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कहते हैं। अच्छा, देखो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जैसे हमें ये पता था ई क्या होता है, ई नॉट हमें पता है। सिमिलरली इसी तरीके से ये जो हमारी जो ओमेगा टी है ना, ये जो ओमेगा टी है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फेज। पहली चीज क्या है, ये हमारी फेज है। तो अगर हमने वोल्टेज का अगर हमने लिखा, ठीक है, मान लो कि अगर हम एक करंट का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या कहते हैं, आई इज इक्वल टू कहते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक समझाने के लिए भी ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास यहाँ पर ओमेगा टी ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो, ये हम ले रहे हैं जब ये हम एक केस ले रहे हैं, जैसे हमने कहा ना कि अभी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट डायग्राम पढ़ना है, इसी सर्किट डायग्राम पढ़ना है। तो ये हम ले रहे हैं जब हमारे पास केवल एक प्योर रेजिस्टेंस है ना, मतलब हमने हमने एक बैटरी से केवल हमने एक रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, रजिस्टर को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एसी सप्लाई वोल्टेज है। तो इस केस में हमारा अगर प्योर रेजिस्टेंस है, ये भी हम अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे आता है। ठीक है, फिलहाल देखो, तो हमने कहा कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ये यहाँ पे भी हमारा ये जो ओमेगा टी है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं फेज। और ये हमारी फेज किसकी है, ये हमारी करंट की फेज है। और ये हमारी जो ओमेगा टी है ये किसकी फेज है, ये हमारी वोल्टेज की फेज है। अब ध्यान से बात समझना, देखो, वोल्टेज के फेज है ना और करंट के फेज के बीच का जो भी डिफरेंस है, दैट इज हमने उसको कह दिया फेज डिफरेंस। बात समझो मेरी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फेज डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब बिना समझे आप आगे फेजर एंड फेजर डायग्राम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप एग्जैक्टली बना लोगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आप पढ़ने के बाद कहोगे हाँ सर मेरे को समझ में आ गया है, बस यहाँ से समझते चलो। यहाँ से नहीं समझोगे तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। देखो, हमने कहा सर फेज डिफरेंस क्या है तो देखो, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ वोल्टेज एंड फेज ऑफ करंट, है ना। तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस है हम उसको क्या कह रहे हैं, फेज डिफरेंस। तो बेसिकली इस केस में हमें जो फेज डिफरेंस मिल रहा है, हम कहेंगे सर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या मिलेगा, जीरो। तो इस केस में हमें जो फेज डिफरेंस मिला है ना, वो क्या मिल गया, जीरो। बट ऐसा कोई जरूरी हर सर्किट के लिए नहीं है। ये हमने सर्किट लिया, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल के तौर पर हमने एक सर्किट लिया है प्योर रजिस्टिव। हमने जब हमारे पास जब किसी सर्किट में प्योर मतलब केवल और केवल रेजिस्टेंस ही था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो और क्या हो सकता है सर, और जैसे आपके पास कैपेसिटेंस हो सकता है, इंडक्टेंस, इंडक्टर हो सकता है। तो ये सारी चीजें किसी सर्किट में लगी हुई हो सकती है। तो हम यहाँ पे केवल क्या मान करके चल रहे हैं कि हमारे सर्किट में केवल और केवल रजिस्टर जो है वो लगा हुआ है। तो देखो, फाइनली हम यहाँ से एक बात ये पता चली कि सर ये हमारा जो फेज डिफरेंस है ना, ये बेसिकली ये मोटी मोटी तीन बातों पर डिपेंड करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना। हमारा ये जो बच्चे जो फेज डिफरेंस है ना, किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मोटी मोटी तीन चीजों पर डिपेंड करती है, मतलब तीन तरीके का हो सकता है। पहला तो हमने जीरो कहा। ठीक है, देखो, हमने कहा कि सर हमारा ये जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड आई, मतलब इसको आप यहाँ पे वोल्टेज या ईएमएफ भी कैसे लिख सकते हो। ठीक है, बिटवीन आई डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्किट।
ठीक है। ये सर्किट पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का फेज है भाई, तो सर्किट जो है कैसा है, कौन सा है सर्किट है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा क्या, फेज डिफरेंस। अब देखो बेसिकली 3 तरीके के हो सकते हैं। तो पहले आपने देखा कि आपकी जो अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमारी जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 0 है, मे बी 0 नहीं होगी, समझ रहे हो। तो देखो बात सुनना, यहाँ से हम ये समझ लेते हैं क्या, देखो बात समझो। हमने कहा कि अब हमने ये जो 2 इक्वेशन लिखे थे ना, क्या हमने लिखा था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस केस में हमने कहा कि सर हमारे पास जो वोल्टेज है ना और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में है। कैसे हैं, सेम फेज। देखो सेम फेज का मतलब क्या होता है, सेम फेज का मतलब ये तो बच्चे ना कि जैसे हमारी जो वोल्टेज जो अपनी मैक्सिमम है ना, मतलब जिस टाइम पर वोल्टेज अपने मैक्सिमम मतलब पॉइंट पर पहुंचेगा है ना, पीक पर पहुंचेगा, सिमिलरली उतने ही टाइम पर हमारी करंट भी जो है ना मैक्सिमम जो है पॉइंट पर पहुंचेगी। मेरी बात समझो, वर्ड्स पे देखो ध्यान देना, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, टेंशन ना लो। देखो हम ये क्या कह रहे हैं, थोड़े से वर्ड्स पर ध्यान दो और थोड़ी सी चीज़ों को समझो हम क्या कह रहे हैं। अभी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिलहाल समझो। देखो हमने कहा सर फेज डिफरेंस सेम होने का क्या मतलब हमने कहा सर अगर हमारे इस वोल्टेज की जो फेज है वो सेम है और करंट की जो फेज है वो सेम है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि हम अगर एक वोल्टेज का, ठीक है, अगर एक हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, देखो इस तरीके से, मतलब अगर हम एक अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हमारे ये वोल्टेज का ग्राफ जो है मतलब इस तरीके से जो हम वेव हमें मिलेगा। अगर हम करंट की अगर हम ग्राफ देखो अगर ड्रॉ करेंगे ना, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा मेरे को भी टाइम दे, देखो भी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे जो है मान लो अगर हम ये करें कि अगर ये T/4 है, ये T/2 है ना, और ये ओवरऑल ये 3T/2 है और ये आपका ओवरऑल एक कंप्लीट टी है। देखो तो जितने टाइम में ये हमारी जो बड़ी वाली जो ये मतलब ये जो सॉलिड लाइन है ना, ये हमारी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये हमारी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो छोटा वाला ये जो ग्राफ है ना, ये मतलब डैश लाइन वाला जो ग्राफ है ना, ये हमारा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर आपने ऐसे छोटा क्यों बनाया है, वोल्टेज का आपने जो है बड़ा बना दिया, इसका आपने छोटा बना दिया, आपने सेम क्यों नहीं बनाया अगर आप सेम फेज में है तो। देखो सेम फेज का मतलब ये नहीं होता है। देखो हमने कहा कि मान लो हमारी जो है वोल्टेज प्रोड्यूस हुई, ठीक है, हमने कहा सर मतलब एक हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला, दैट मीन्स हमें वोल्टेज मिला। तो V इज इक्वल टू होता क्या है, आई आर, ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, V अपॉन आर। मतलब कि देखो क्या मतलब है, जितनी आपकी वोल्टेज होगी, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि करंट भी आपका उतना ही हो, समझ रहे हो। आपकी जो करंट है ना वो वोल्टेज से थोड़ी सी कम होगी, समझ गए मेरी बात। आपकी जो करंट की वैल्यू है ना वो वोल्टेज से थोड़ी सी कम होगी। देखो ना V आई इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन आर है, हमें आर से डिवाइड करना पड़ रहा है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। दैट मीन समझ रहे हो ना, आई की जो वैल्यू होगी वो वोल्टेज से हल्की सी क्या होगी, कम होगी। इस वजह से हम इसका जो करंट का जो ग्राफ है ना, जो वेव है ना, वो हम थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं। अच्छा इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, देखो सेम फेज का मतलब ऐसा नहीं है कि वोल्टेज की जो है ग्राफ है और जो करंट की ग्राफ है वो सेम बना देनी। कहने का मतलब हमने कहा कि सेम फेज है, इसका मतलब है कि देखो वोल्टेज अपना जो मैक्सिमम मतलब अपने जो पीक वैल्यू पर पहुंचा वो कितने टाइम में पहुंचा, T/4 टाइम में। सिमिलरली करंट भी अपनी पीक वैल्यू को कितने टाइम में पहुंच रही है, T/4 टाइम में ही पहुंच रही है, मतलब क्वार्टर टाइम में ही पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में सेम फेज में है। क्लियर हुआ, आपने कहा सर नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मेरी बात इतनी समझ लो, सेम फेज का मतलब क्या होता है, सेम फेज का मतलब है कि जो वोल्टेज है ना वो अपनी पीक वैल्यू, ठीक है, और जो करंट है वो अपनी पीक वैल्यू सेम टाइम में ही अटेन कर पाएंगे, अपनी पीक वैल्यू सेम टाइम में अटेन करेंगे। अपनी सबसे जो जीरो वैल्यू है, देखो जीरो वैल्यू है वो भी देखो क्या सेम टाइम में अटेन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो ये जो वोल्टेज का ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये देखो T/2 टाइम में क्या हो गया, 0 हो गया। तो करंट का ग्राफ भी देखो T/2 टाइम में क्या हो गया, 0 हो गया। अब जो मिनिमम वैल्यू है ये देखो 3T/2 टाइम में जो है वो अपनी मिनिमम वैल्यू जो है सॉरी 3T/2, ठीक है, और 3T हाँ ठीक है चलो
3t बाई यहाँ पे 4 ले लेते हैं, सॉरी पे 3t/4 होगा, ठीक है। देखो 3t बाई मतलब जो वोल्टेज है ना वो अपनी मैक्सिमम मतलब सॉरी सबसे मिनिमम वैल्यू, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो सबसे मिनिमम वैल्यू देखो जो है 3t/4 टाइम में जो है ऑब्टेन कर रहा है। तो सिमिलरली जो करंट भी है ना वो भी अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू देखो 3t/4 टाइम में ही ऑब्टेन कर रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि हमारे वोल्टेज और करंट आपस में सेम फेज में है। तो सेम फेज का आपको मतलब समझ में आया। डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिलहाल अभी ये स्टार्टिंग है, थोड़ा सा टाइम दो। देखो तो ये होता है सेम फेज का मतलब। और ये हमने क्यों बनाया है, ये हमने डैश लाइन हमने ऐसे नीचे क्यों बनाई है, सॉलिड लाइन हमने ऊपर क्यों बनाई, तो मैंने आपको बता दिया। हल्की सी जो करंट की वैल्यू ना थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। V=IR, सो I=V/R। चलो इतनी बात क्लियर है। देखो तो हमें यहाँ से पहली चीज समझ में आई कि सर हमने ये जो अभी एग्जांपल लिया था ना, ये हमारा इसमें हम इस एग्जांपल में हमारा जो करंट है और जो वोल्टेज है वो सेम फेज है। सेम फेज का आपको मतलब समझ में आया, ठीक है, कि दे एक्वायर देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड जीरो वैल्यू एट सेम टाइम पीरियड, दैट्स इट, ठीक है। अब ये तो हमारा पहला हो गया, सर सेम फेज हो गया। अब ऐसा हमेशा नहीं है, मैंने आपको बताया ऐसा हमेशा नहीं है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने सर्किट किस टाइप का लिया है। देखो दूसरा जो आपको जो मिल सकता है ना, दूसरा में भी ये हो सकता है। देखो मे भी पॉसिबिलिटी क्या है, हमने कहा सर 3 पॉसिबिलिटी है। पहला कि दोनों सेम फेज में। अब दूसरी देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो करंट है, समझना, जो करंट है ना वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है, एज कंपेरिजन टू वोल्टेज पहले ही अटेन कर ले। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? देखो बात समझो, देखो जी मेरी बात समझो। हमने कहा सर, हमने ये फर्स्ट लॉ तो हमने समझ लिया कि सर हमारा वो क्या है, जो है वो सेम फेज में हो गया, ठीक है, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज देखो क्या है, हमने कहा कि मे बी ऐसी मतलब एक पॉसिबल हमारा एक सर्किट ऐसा भी हो सकता है, द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू बिफोर द वोल्टेज। मतलब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो पहले ही पहुंच, मतलब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर एज कंपेरिजन टू वोल्टेज वो पहले ही पहुंच गया है ना, ठीक है। बिफोर द वोल्टेज बिकेम मैक्सिमम, समझ रहे हो। देन वी सेड करंट इज लीडिंग। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन को ध्यान देना। हम क्या कहेंगे, हम ये वर्ड बार बार अपने अपने हम इस टॉपिक में यूज करेंगे। करंट इज लीडिंग द वोल्टेज। अब करंट कैसा है, देखो करंट जो है ना वो वोल्टेज से लीड कर गया। समझ में आ गई बात? देखो क्लियर सी बात है भाई। ये कह रहा है कि इन सम सर्किट द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू बिफोर द वोल्टेज बिकेम मैक्सिमम। मतलब वोल्टेज के मैक्सिमम होने से पहले करंट ही क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। समझ गए? तो हम इस केस में कहेंगे भाई कि हमारा जो करंट है ना वो वोल्टेज से क्या कर गया, लीड कर गया। करंट इज लीडिंग द वोल्टेज इज इन फेज। अच्छा तीसरी कंडीशन पॉसिबल ये कंडीशन हो सकती है भाई क्या, कि अब जो है हमारा जो वोल्टेज है वो पहले ही मतलब मैक्सिमम हो गया हो, करंट बाद में मैक्सिमम हो रहा हो। समझ रहे हो? मतलब टाइम का ख्याल रखना है। अगर सेम टाइम में अगर दोनों मैक्सिमम आ गए भाई तो ऑब्वियसली बात है दोनों भाई सेम फेज में है। हाँ अगर करंट जो है वो वोल्टेज से पहले ही क्या हो गया, मैक्सिमम बन गया, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही मैक्सिमम हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारी जो करंट है वो क्या कर गई, लीड कर गई। याद रखना वर्ड, लीड कर गई। अच्छा दूसरा केस, नेक्स्ट केस यानी कि थर्ड केस ये हो सकता है भाई कि इन सम अदर सर्किट द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर द वोल्टेज। मतलब कि पहले कौन मैक्सिमम हो गया, पहले में जो है वो वोल्टेज मैक्सिमम हो गया और उसके बाद अब जो है करंट क्या कर रही है, अपने मैक्सिमम पीक वैल्यू पर जो है वो पहुंच रही है, ठीक है, वोल्टेज के बाद। तो हम ये कहेंगे कि करंट इज लैगिंग। क्या, अब करंट क्या कर गया, लैग कर गया। समझ रहे हो? या फिर वोल्टेज क्या कर गया, वोल्टेज लीड कर गया। यहां से दो मोटी मोटी बातें आपको समझ लेनी है। इस केस में आप कह सकते हो, इस केस में आप ये बोल सकते हो कि हमारी जो करंट है वो लीड कर रही है ना वोल्टेज से, या जो वोल्टेज है वो लैग कर रही है। ये भी तो बोल सकते हैं भाई, समझो, वोल्टेज लैग कर रही है या करंट लीड कर रही है। बात एक ही है भाई, क्योंकि वोल्टेज पीछे हो गया, करंट पहले अपने अपने जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर वो अटेन अपने मैक्सिमम वैल्यू को वो फर्स्ट अटेन कर लिया एज कंपेरिजन टू वोल्टेज। तो हम कहेंगे कि करंट हमारी लीड कर गई या वोल्टेज लैग कर गई। दूसरी चीज, एक ऐसा भी सर्किट मिलेगा जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है ना वो पहले ही क्या हो गई, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई, ठीक है, करंट के मतलब पहले ही वो क्या कर गई, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई। तो हम कहेंगे कि हमारी जो करंट है वो लैग कर गई या वोल्टेज क्या कर गया, लीड कर गया। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। करंट, इस वाले केस में करंट हम क्या कह रहे हैं, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, या ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग, ठीक है, वोल्टेज इज लीडिंग टू द करंट। इसमें आ रही बात समझ में? थोड़ी सा वीडियो पॉज करके ये आप समझ लो कि सर ने क्या बताया है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हम लोग अब इसका भी यूज करने वाले। देखो डिटेल में समझते हैं, टेंशन नहीं लेना, समझो, थोड़ा सा टाइम दो। ये बात आपको समझ में आई? ओके
चलो देखो, हमने तीन केसेस देखे भाई कि हमारा जो फेज है वो सेम हो सकता है, फेज हमारा जो है मतलब वोल्टेज जो है लीड कर सकता है, करंट लैग कर सकता है, ठीक है, या करंट लीड कर सकता है, वोल्टेज लैग कर सकता है। अब हम फर्स्ट वाले केस का देखो डिटेल में डिस्कशन करते हैं, इसका एग्जैक्टली सर क्या मतलब समझाना चाहते हैं कि व्हेन मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, समझ रहे हो। चलो हम यहाँ से ये समझते ना कि आखिर ये सर क्या बताना चाहते हैं कि जब हमारी वोल्टेज और करंट हमारी अगर सेम फेज में है, मतलब हम इसको कैसे समझे। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको बताया, इसका सिंपल सा मतलब है कि देखो जब हमारी वोल्टेज व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम, व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम देन द करंट इज ऑल्सो मैक्सिमम, सिंपल, एट सेम टाइम पीरियड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सेम टाइम पीरियड मतलब जब जिस टाइम पीरियड में वोल्टेज आपको मैक्सिमम मिली, ठीक है, सिमिलरली उसी टाइम पीरियड में आपको करंट भी क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम मिलनी चाहिए। तब हम कहेंगे हाँ भाई कि हमारी जो करंट है और जो वोल्टेज है वो कैसे है, वो आपस में सेम फेज में है। ओके, अच्छा, या फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वोल्टेज हमारी मिनिमम भी हो सकती है, वोल्टेज हमारी जीरो भी हो सकती है ना। तो दोनों ही केसेस में है ना, अगर वो वोल्टेज अगर जीरो हो रही है तो करंट को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। सेम उसी टाइम में अगर वोल्टेज अगर मिनिमम हो रही है तो करंट को भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा सेम टाइम पीरियड में। दैट मीन्स हम ये कह सकेंगे कि हाँ भाई हमारी जो वोल्टेज है और जो करंट है वो आर इन सेम फेज। क्लियर है। देखो एंड यहाँ पे आप छोटा सा ये भी बता सकते हो कि हमारी जो ईएमएफ है, ठीक है, वो जीरो भी हो सकती है ना। सो हमारा आई भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या, एट सेम टाइम पीरियड। ओके, जो भी हो है ना, मतलब साथ साथ भाई भाई दोनों भाई देखो एक साथ होने चाहिए। ये जीरो हुआ तो वो भी जीरो, सेम टाइम पीरियड, मैक्सिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो, इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो समझते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत ही आसान है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट। बार बार ये अब हम लोग अपने चैप्टर में मतलब इस वाले टॉपिक में यूज करेंगे, इसके बाद भी हम लोग यूज करेंगे, ध्यान समझो, बहुत आसान है यार फेज डायग्राम। अगर आपको समझ में नहीं आया समझ लो, ठीक है, फेज डायग्राम को ही समझने के लिए हम ये सब सारी चीजें समझ रहे हैं। देखो क्या हुआ, हमने कहा कि सर मान लो अगर हम एक वोल्टेज का अगर हम वेव बनाएं, सेम होना चाहिए ना, ठीक है, हर जगह सेम होगा ना, ठीक है, ये हमने बना लिया। ओके, ये हमारी मान लो अगर ये हमारा शो कर रहा है वोल्टेज को, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम करंट का जो है वेव बनाते हैं। देखो समझ गए, देखो इस जगह पर आपकी अपनी जो वोल्टेज है वो क्या है, एकदम मैक्सिमम पीक पॉइंट पर है ना, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज है ना। मान लो यहाँ पे हमने कहा सर T/4, तो इस पॉइंट पर देखो करंट भी क्या है, एकदम अपने पीक पॉइंट पर है। आगे बात समझ में, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो दोनों का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पर जो वोल्टेज है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, इस टाइम पीरियड पर जो करंट है वो भी अपने मैक्सिमम जो है पॉइंट पर है, मैक्सिमम पीक वैल्यू पर है। सिमिलरली जब यहाँ आया तो कितना हो गया, T/2, टाइम पीरियड हाफ हो गया, ठीक है। अच्छा तो इस केस में देखो, इस केस में हमारी जो वोल्टेज है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। कौन से टाइम में, T/2 टाइम में। सिमिलरली हमारी जो करंट है वो भी देखो क्या हो गई, जीरो हो गई, किस टाइम में, T/2 टाइम में। देन इसका मतलब है, ये है इसका मतलब, समझ रहे हो। तो इस तरीके की आपको अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी कभी ग्राफ इस तरीके से क्यों बनाया जा रहा है, समझ रहे हो। अभी और भी आप डिफरेंट टाइप के ग्राफ देखोगे, समझो समझो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलो ये हमने ये चीज समझ ली कि वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज का क्या मतलब होता है। चलो ना हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले केस की। देखो जी, अब दूसरे टाइप की आप जो है थोड़ी सी जो है सर्किट समझना। एक हमने ऐसी सर्किट ली, फिर हम समझेंगे, ठीक है। एक हमने ऐसी सर्किट ली, अब उसमें क्या हुआ कि हमारा जो करंट है ना वो लीड कर गया, जैसे मैंने आपको बताया था दूसरा वाला केस, करंट हमारा क्या कर गया, लीड कर गया द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस फाई। देखो करंट लीड करने का मतलब है कि अब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ना वो क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है। दैट मीन्स मेरी बात समझो,
सपोज करो देखो हमें एक ऐसे सर्किट मिली होगी, अभी हम उस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर एक एज एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास ईएमएफ की जो वैल्यू थी, मतलब ईएमएफ इज इक्वल था ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड हमें जो करंट मिला ना, अब साइन ओमेगा टी नहीं मिला, क्या मिला हमें, जो करंट मिला ना वो मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई मिल गया। समझ गए, इनके बीच में अब कितने का डिफरेंस आ गया, फाई का डिफरेंस आ गया। तो इस केस में हम देखो क्या कह रहे हैं, फाई का डिफरेंस आया, मतलब ये देखो ये हमारा लीड कर गया, करंट क्या कर गया, लीड कर गया। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज हमारी क्या कर गई, लैग कर गई। समझ रहे हो, करंट हमारी क्या कर गई, लीड कर गई, या वोल्टेज क्या कर गया, लैग कर गया। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब भी वही है। बात समझो, हमने इसको क्या कहा, हमने इसको कहा सर कि हमारी इसमें जो करंट है ना वो लीड कर गई बाई फेज डिफरेंस फाई, ठीक है, या फिर वोल्टेज लैग कर गया। चलो, तो वोल्टेज लैग कर गया बाई फेज डिफरेंस फाई, और करंट हमारी लीड कर गई। अगर इस तरीके से भी लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि आपकी करंट क्या है, लीडिंग पोजीशन में है, और आपकी जो वोल्टेज है वो लैगिंग पोजीशन। भाई माइनस का मतलब क्या है, लैग कर गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब है, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी करंट अगर हमारी लीड कर गई, इसका मतलब है कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो वोल्टेज के कंपेरिजन में पहले ही ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, समझ गए। तो अब सर इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ है, मेरी बात समझना। इधर जो है हम वो वोल्टेज को शो कर रहे हैं, ठीक है, और इधर जो है हम वो टाइम को शो कर रहे हैं। देखो इतना सिंपल सा ग्राफ है। सबसे पहले तो आप अपना जो मेन वाला जो आपका जो ग्राफ है ना, आप इसको बना लो। सबसे पहले आप देखो, हमेशा बेसिक आप यही लोगे, क्या, आप अपना पहले वोल्टेज वाला जो है ग्राफ बना लोगे, ठीक है। चलो आपने ये वोल्टेज वाला ग्राफ बना लिया, ठीक है, मतलब सॉलिड लाइन वाली, ठीक है, और इसको हमने मान दिया सर ये हमारी ये वोल्टेज है, शॉर्ट ही में लिख लो ये, ठीक है, ये हमारी ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज को शो कर रहा है। बट अब देखो, अब बात समझो, यहाँ पर आपने क्या, यहाँ पर आपको शो क्या करना है, यहाँ पर आपको ये दिखाना है ना कि आपकी करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। करंट लीड करने का मतलब देखो, वोल्टेज तो जो है, वोल्टेज जो है अपने भी इस वाले पॉइंट पर क्या किया है, अपने पीक वैल्यू पर आ गया है इस टाइम पर, जहाँ कोई भी एक टाइम रही हुई। इसका मतलब है अगर हमें इसे अगर रिप्रेजेंट करना है, मतलब इस वाले चीज को, इस चीज को अगर हमें ग्राफ के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा सर हमारी करंट लीड कर रही है। करंट लीड करने का मतलब है कि जो करंट है ना, जो करंट है वो पहले ही क्या हो गई है, अपने पीक पॉइंट पर आ गई है एज कंपेरिजन टू वोल्टेज। तो अब देखो करंट, अब यहां से देखो, अगर हम स्टार्ट करेंगे, बात समझना, अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तब तो अपने पीक पॉइंट पर पहुंचेगी नहीं, क्या होगी, देखो, तो हमें जो है ना करंट को यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ गए, कुछ इस तरीके से। आ रही बात समझ में, आ रही है बात सर समझ में। समझ गए, नहीं समझे या समझ गया, देखो कुछ नहीं किया भाई, हमने कहा कि चलो इसको रिप्रेजेंट करो कि हमारी करंट क्या कर रही है, लीड कर गई। तो करंट के लीड करने का मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, करंट के लीड करने का मतलब है भाई कि हमारी जो करंट है ना वो वोल्टेज के मैक्सिमम होने से पहले ही करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो देखो ना, इस वाले पॉइंट पर हमारी करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो ये वाला टाइम पहले है ना, और इस वाले पॉइंट पर यानी कि इस वाले टाइम पर हमारी वोल्टेज मैक्सिमम है। तो पहले मैक्सिमम कौन हुआ, करंट। और हम ये छोटा सा मतलब इसके हम ऐसे मतलब छोटा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है करंट की वैल्यू हल्की सी क्या होगी, एज कंपेरिजन टू वोल्टेज थोड़ी छोटी होगी। इस वजह से हम करंट का जो ग्राफ है ना वो हल्का छोटा बना रहे हैं और वोल्टेज का ग्राफ थोड़ा बड़ा बना है। इसमें तो कोई टेंशन नहीं रखना है। समझना आपको यहाँ पर है, अगर वोल्टेज अगर आपकी लीड कर रही है, सॉरी वोल्टेज अगर आपकी लैग कर रही है, तो दैट मीन्स एक पॉसिबल हम ये भी बोल रहे हैं कि हमारी जो करंट है वो क्या कर रही है, वो हमारी लीड कर रही है। तो करंट को हमने क्या कर दिया, लीड करा दिया। दैट मीन्स हमने करंट की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज के पहले ही हमने बना दी। समझ गए, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, करंट वोल्टेज जो है अपनी मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पर ऑब्टेन कर रहा है। समझ रहे हो ना, वोल्टेज जो है अपनी मिनिमम वैल्यू वो यहाँ पर ऑब्टेन कर रहा है, यहाँ पर ऑब्टेन कर रहा है। और देखो करंट जो है ना वो अपनी मिनिमम वैल्यू देखो वो यहाँ पर ऑब्टेन कर रहा है। समझ गए, मिनिमम वैल्यू करंट जो है वो यहाँ पर तो पहले ही ऑब्टेन कर लिया ना, ठीक है।
आगे बस हमें जीरो की बात करूं, देखो करंट जो है वो यहाँ पर जीरो हो रहा है और वोल्टेज जो है वो यहाँ पर जीरो, तो टाइम का डिफरेंस है ना, ये वाला ग्राफ हमारा क्या शो कर रहा है, टाइम टी शो कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम क्या होगा इसके कंपेरिजन में, पहले आना ये वाला टाइम। समझ गया, बात समझ गया कि व्हेन करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, तो फाई का मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है भाई, उसका टेंशन ना लो, समझेंगे हम उसको। ठीक है, जब फेजर डायग्राम जब बनाना सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझो, हमने कहा कि एक ऐसी कंडीशन आई, हमने कहा कि हमारी जो करंट है वो लीड कर गई। तो करंट लीड करने का मतलब ये है, समझ में आ गई बात। करंट की वैल्यू को मैक्सिमम बनाओगे वोल्टेज से पहले, ठीक है, या करंट की वैल्यू मिनिमम बनाओगे वोल्टेज से पहले, या करंट की वैल्यू जो है सब मिनिमम बनाओगे वोल्टेज से पहले, या करंट की वैल्यू जीरो बनाओगे वोल्टेज से पहले। क्लियर है, ये बात आ रही समझ में। तो ये मतलब होता है व्हेन द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस फाई। समझ रहे हो, बस ये समझना है और केवल कुछ नहीं, बस केवल समझते रहो, कहानी सुनते रहो। देखो एक लास्ट केस देखते हैं, हमने कहा कि क्या हो इफ करंट आई, दैट मीन्स हमारी जो करंट आई है ना वो क्या कर जाए, लैग कर जाए बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, मतलब देखो अब हमें जो इक्वेशन मिला होगा ना वो कुछ इस तरीके से मिला होगा, क्या, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, एंड आई इज इक्वल टू, करंट क्या करना है, लैग कराना है ना, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। समझ में आ गई। तो इसका ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो करंट है ना वो लैग कर गई, ठीक है, और वोल्टेज क्या कर गई, लीड कर गई। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो क्या भाई, देखो चलो आप लिख करके देखो एक बार, क्या, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन सिंपल ओमेगा टी। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे, हमें समझेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो लीड करी है। भाई देखो यहाँ पे ओमेगा टी था, प्लस फाइव हो गया तो लीड कर गई। यहाँ पे केवल ओमेगा टी है, दैट मीन्स लैग कर गया। यहाँ पर केवल ओमेगा टी है, दैट मीन्स ये, और यहाँ पर इन दोनों का अगर कंपेरिजन करो तो यहाँ पर माइनस में है, दैट मीन्स ये लैग कर गया। इन दोनों का कंपेरिजन करो तो ये देखो ये ओमेगा टी के साथ प्लस फाइव है, दैट मीन्स ये लीड कर गया। कंफ्यूजन नहीं ना, लैग और लीड में एक ही बात तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज को हम कई तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हो। देखो अब हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि सर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। लीड लैग में देखो यार कंफ्यूजन मत रखना, मुझे लगता है अभी भी आपको बच्चों को कुछ में को कंफ्यूजन होगा, लीड लैग सर। देखो यार एक ही बात है, समझा दें स्टोरी के थ्रू। जिन बच्चों को समझ में आ गया स्किप कर देना वीडियो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया देख लेना। देखो जैसे मान लो आप दो बच्चे दौड़ रहे हो, एक बच्चा लीड करी, अब तो समझ में आ रहा है ना लीड करने का मतलब, हाँ सर अब समझ में आ रहा है। लीड कर गया एक बच्चा, दैट मीन्स मतलब आप हो और आपका फ्रेंड है, चलो अब और अच्छे समझ में आएगा। आप हो और आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप पीछे रह गए और आपका फ्रेंड जो है वो आगे चला गया। तो आपका फ्रेंड क्या कर गया, लीड कर गया ना, और आप क्या कर गए, लैग कर गए। तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं भाई, अगर हमें बताना होगा तो हम इसको दो तरीके से बता सकते हैं कि आपका फ्रेंड लीड कर गया, ठीक है, और आप क्या कर गए, लैग कर गए। यही तो बोलेंगे अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो मतलब यार चलो ठीक है, मेरे ख्याल से चलो आपको समझ में आ गया। देखो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सेम वही चीज, ये हमारी शो कर रही है टाइम और ये हमारा शो कर रहा है वोल्टेज भी हम इसमें दिखा रहे हैं और इसमें हम करंट भी तो दिखा रहे हैं, हम दोनों चीजें दिखा रहे हैं ना। चलो तो सबसे पहले हम अपना एक ये वाला ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया, बराबर होना चाहिए यार। एक पहाड़ उठा है एक पहाड़ नीचा है, ऐसे कैसे काम चलेगा, अरे तो ज़्यादा ही नीचा हो गया। क्या ही है मतलब सर, ये सांप सीढ़ी का खेल है? ठीक, चलो इतना सुंदर नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक। देखो तो आपको आपने पहले ये ड्रॉ कर लिया, चलो ठीक है, सिंपल भाई आपने ये ड्रॉ कर लिया। अब आप कह रहे हो सर हमारा वो जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, दैट मीन्स करंट क्या कर रही है, लैग करी। तो अगर आप इसको अगर मान लो वोल्टेज मानते हो, ठीक है, इस वाले ग्राफ को अगर आप वोल्टेज का ग्राफ मान रहे हो तो करंट का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ। इसका मतलब क्या है, अगर आप कह रहे हो कि वोल्टेज अगर हमारी लीड कर रही, दैट मीन्स वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू पहले जो है वोल्टेज जो है वो पहले अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा एज कंपेरिजन टू करंट। तो ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि इस टाइम पर होगी, कोई भी एक टाइम होगा। इसका मतलब है कि हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू पहुंचानी है वोल्टेज के बाद। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सेम। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम सेम फ्रीक्वेंसी पर देख रहे हैं, मतलब भाई अल्टरनेटिंग करंट है
तो अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज की और करंट की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर सेम लेकर के चल रहे हैं, समझ रहे हो। करंट की फ्रीक्वेंसी, हाँ इंपॉर्टेंट बात हम बताना भूल ही गए थे, करंट की फ्रीक्वेंसी हम सेम लेकर के चल रहे हैं, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी हम सेम लेकर के चल रहे हैं। देखो तो अब हमें करंट को यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, समझ गए, समझ रहे हो। यहां से जब आप स्टार्ट करोगे ना बच्चे, यहां से जब आप स्टार्ट करोगे ना, यहां से, ठीक है, तब जा करके आपको जो है मैक्सिमम, देखो आपको करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू मिली ना, करंट की आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो आपको देखो यहां पर मिल रही है, समझ गए, यहां पर मिल रही है। होगी बात क्लियर हो गई, ठीक है। वोल्टेज देखो पहले जो है वो वोल्टेज जो लीड कर गया और करंट देखो मैक्सिमम वैल्यू में क्या कर गया, लैग कर गया। आगे बात समझने, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, देखो इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या कर रहा है और इस पॉइंट, देखो इस पॉइंट पर वोल्टेज अपना मैक्सिमम है और इस पॉइंट पर करंट जो है वो मैक्सिमम है। दैट मीन्स वोल्टेज क्या कर गया, लीड कर गया, या फिर करंट क्या कर गया, लैग कर गया। तो ये मतलब होता है इन सब चीजों का। फिलहाल इतनी बात समझ में आई ना। अब हम इसके बाद समझते हैं फेजर एंड फेजर डायग्राम को। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिना इसके देखो आप जो है वो सब ड्रॉ नहीं कर लोगे। ये मेन इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट चीज है, इनको आपको समझना ही पड़ेगा। नाउ आप यहाँ से हेडिंग लगा लो अपना, जो आपका जो मेन हेडिंग था फेजर एंड फेजर डायग्राम के बारे में। देखो बच्चे नाउ समझते हैं फेजर एंड फेजर डायग्राम को, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर ये फेजर क्या है। देखो हमने कहा सर फेजर हमारा एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर, समझ रहे हो, रोटेटिंग वेक्टर मतलब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है ना, ये सारी चीजें आपको ये वेक्टर दिख रहा है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर ही तो है। तो एक रोटेटिंग वेक्टर है, कैसी वेक्टर है, एक रोटेटिंग वेक्टर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है करंट एंड वोल्टेज को। हाँ, और उस करंट और वोल्टेज में जो फ्रीक्वेंसी ना उन दोनों की वो सेम होनी चाहिए, सेम मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की करंट और सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज को क्या करता है, जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को और वोल्टेज को, उसको हम कहते हैं फेजर। पहली चीज, अभी आपने यहां से केवल क्या समझा, फेजर। सर फेजर क्या है, तो वोल्टेज को और करंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, फेजर। दैट इज ओनली, केवल फेजर, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक रोटेटिंग वेक्टर, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो करंट है और जो वोल्टेज हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं नहीं, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। बस ऐसा करने से देखो है क्या ना कि हम एग्जैक्टली जो हमारा ये जो पूरा का पूरा जो मतलब इसका जो फंडा होता है ना, इसी अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो हम इस चीज को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। करंट और वोल्टेज हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ध्यान से समझना है ना। बस एक हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हमने एक रोटेटिंग वेक्टर का हम जो है हेल्प ले रहे हैं और उसी रोटेटिंग वेक्टर को हम लोग कह रहे हैं फेजर। पहली चीज देखो फेजर डायग्राम को समझ लेते हैं। फेजर डायग्राम क्या है, बात ध्यान से समझना। ये अभी केवल हमारा एक एज अ डेफिनेशन टाइप से, हम इसको अभी डिटेल में समझेंगे। कहता है कि द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है भाई। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेटिंग वेक्टर। इसी रोटेटिंग वेक्टर को हम लोग कह देते हैं फेजर। अब हमने कहा कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें, कैसे, एज अ एक रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू, मतलब हम करंट को एक वेक्टर के थ्रू दिखा रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज को एक वेक्टर के थ्रू दिखा रहे हैं विद फेज एंगल। अब यहां से है ना, मतलब कि उनके बीच कुछ एंगल भी हो सकता है, समझ गए, फेज डिफरेंस में भी उनके बीच कोई एंगल हो सकता है, मे भी उनके बीच कोई एंगल नहीं हो सकता, मतलब फेज डिफरेंस हो सकता है, फेज डिफरेंस नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। या तो लीड कर सकती है या तो लैग कर सकती है। अब वहां से ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीड कर सकती है या तो लैग कर सकती है, विद फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। आपने कहा सर मेरे को ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया, देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके हम बहुत सारे, अभी हम अब जो है ना सर्किट की प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसके बेसिस आपको बहुत सारी चीजें देखो समझ में आएगी। देखो फिलहाल अभी हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात यहाँ पर हम देखो और समझते हैं। जब भी हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, जब भी हम किसी फेजर डायग्राम को बनाएंगे तो हमने कहा सर ठीक है, हम करंट को और वोल्टेज को हम एक रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को, दैट मीन्स हम उसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हमने कहा सर इन फेजर डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन फेजर डायग्राम पीक वैल्यू, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स आई नॉट, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते थे अल्टरनेटिंग करंट को, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड
अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दैट इज ये, या जिसको आप वोल्टेज कहते हो, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, ठीक है, एरो के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसी एरो को हम लोग कहते हैं क्या, फेजर। समझ रहे हो, इसी एरो को हम लोग कहते हैं फेजर। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसको एरो के थ्रू, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू को एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स हमने कहा मान लो वोल्टेज की, तो हमने यहाँ, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मान लो करंट है तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जहां पर एरो खत्म वहां पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू। समझ रहे हो, समझ रहे हो ये बात, जहां पर ये हमारी ये एरो फिनिश है ना, ये जो एरो है ना, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। मान लो इतनी छोटी है, मान लो आपने जो है यहाँ पे एरो बना दिया, दैट मीन्स यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़, ये अब थोड़ी सी बात ध्यान रखोगे। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने तीन बातें करी है ना। आपने कहा कि हमने एक ऐसा केस लिया कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक हमने ये केस लिया। तो अगर हम इसका, अगर देखो बच्चे, अगर हम इसका फेजर डायग्राम अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा। ये हमारी है, सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हमें ये पता है कि यहाँ पे हमारा जो फेज है ना, दोनों के बीच फेज देखो क्या सेम है, सेम फेज में, दे आर इन सेम फेज। मतलब मान लो अगर आपने मान लो ये आपने जो है, अच्छा यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जैसे ये इसका फेज क्या ओमेगा टी, तो हम किसी एक को बेस मानते हैं, जैसे आप y को भी बेस मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम जो है x को बेस मान करके चलेंगे। ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है, बट हम यहाँ पे x को बेस मान करके, देखो तरीका बात समझो कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पर x को बेस मान करके चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसके फेज को शो करेंगे क्या, ओमेगा टी। तो वोल्टेज का जो फेज है वो कितना है, ओमेगा टी। अच्छा, करंट का फेज भी कितना है, ओमेगा टी। मान लो हमारी ये जो है, ये हमारी वोल्टेज को शो कर रही है, ठीक है, दैट इज ई नॉट को शो कर रही है। अच्छा, करंट भी हमारे सेम फेज में है, करंट भी कैसे है, सेम फेज में है। तो करंट की आपने जब ग्राफ बनाया था तो आपने देखा था ना, ग्राफ में करंट का जो ग्राफ था, मतलब जो वेव था वो थोड़ा छोटा था। तो और बट लेकिन है क्या, करंट कैसे सेम फेज में है। तो ये यहाँ पे हमने ये क्या बना दिया, यहाँ पे हमने ये बना दिया आई नॉट। समझ गया, इधर बना लो आई नॉट। अच्छा, अब देखो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, मान लो सपोज करो कि अगर ये थीटा होता है, ये मान लो अगर आपका थीटा है, तो आप इसमें दो कंपोनेंट लेते थे ना, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता था। तो हॉरिजॉन्टल को कहते थे, मान लो कि अगर जैसे मान लो इसको आप कहते थे एफ, तो आप इसको कहते थे ना, मतलब मान लो कुछ भी मान लिया जैसे आपने इसको, तो आप इसको कहते थे ना, ये आपका होता था कॉस थीटा और ये आपकी होती थी क्या, ये आपकी होती थी साइन थीटा ना। ठीक है, वर्टिकल वाला जो हमारा, मतलब ऐसा कंपोनेंट जो थीटा से अटैच, उसको हम कॉस कहते थे और इसको हम साइन कहते थे, ये तो कहते थे। ठीक है, तो देखो इसकी भी फिलहाल नहीं बात करते हैं। देखो हमने कहा कि ये हमारी आई नॉट यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो वैल्यू है ना, ये हमारा शो करेगा, ये हमारी होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो हमारी शो करेगी मैक्सिमम ईएमएफ, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, समझ रहे हो। बस इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपना फेजर डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि सर क्या हो, अगर आपने जो दूसरा वाला आपने जो केस लिया था, आपने कहा था इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ, अब सर इसका जो है फेजर डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं भाई, वही करना है। सबसे पहले आप अपना एक्स और वाई बना लो। ठीक है, देखो आप यहाँ से क्या कह रहे हो कि आपकी जो वोल्टेज है ना, आपकी जो वोल्टेज वो क्या कर गई, लैग कर गई, या आप कहोगे कि आपकी जो करंट है वो क्या कर गई, लीड कर गई। दो बातें क्या बोलोगे ना आप, आपकी जो देखो जो वोल्टेज है वो या तो लैग करी है, या फिर आप इसको कैसे बोल रहे हो कि आपकी जो करंट है वो लीड कर गई है। तो सबसे पहले आपने वोल्टेज का बना लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या, ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अब किसका बनाना है, करंट का। करंट क्या कर गया है, फाई फेज एंगल से वो क्या कर गया, लीड कर गया है। ठीक है, मतलब जो करंट है ना वो थोड़ा सा आगे निकल गया है। ठीक है, तो यहां से बात समझना, यहां से यहां तक
का जो एंगल होगा वो हमारा होगा ओमेगा टी प्लस फाई, समझ गए। या फिर ये वाला जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा, फाई। सिंपल सी बात है, ये आपका ओमेगा टी और ये हो गया फाई। तो ये आपका शो करेगा क्या, करंट, और ये आपका शो करेगा क्या, वोल्टेज। सिंपल, बस यही है फेजर डायग्राम, समझ गए। अगर मान लो ये होता, चलो एक और केस देख लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं। मान लो हमने कहा कि ये होता इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव मान लो होता, ठीक है। अब हम जो है करंट को अब क्या कर रहे हैं, लैग करा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपना वोल्टेज बना लो, किसी भी एक चीज़ को फिक्स रख लो। आपने वोल्टेज बना लिया, ये आपका शो कर रहा है क्या, ये आपका शो कर रहा है ओमेगा टी, यही तो है ओमेगा टी। अच्छा, ये आपकी वोल्टेज है, ठीक है ना, यहाँ पर। अब करंट क्या कर गया, करंट हमारी क्या कर गई, लैग कर गई, ठीक है, फाई से। तो करंट को अब हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो वापस अब हमें आना पड़ेगा, दैट मीन्स ये है ना, ये हमारा होगा क्या, ओमेगा टी माइनस फाई, समझ रहे हो, या ये केवल क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने फेजर डायग्राम को बनाते हैं। तो देखो फिलहाल अभी टेंशन नहीं लेना, में बहुत सारे अभी जो है ना हम लोग सर्किट देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग तीन टाइप के सर्किट देखेंगे, ठीक है। फिर बाद में उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो 3 टाइप के सर्किट से आपको ये चीज़ें एकदम एग्जैक्टली आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, यहाँ कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स, ठीक है ना, कि हम अल्टरनेटिंग करंट में कितने टाइप के हम सर्किट जो है वो ले सकते हैं। ओके, चलो अपने हेडिंग लगा ली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट। देखो हम फर्स्ट सर्किट समझते हैं क्या, कि हमारे पास एक ऐसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, केवल उसके पास क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक ऐसी सर्किट इसमें केवल क्या है हो, इसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस हो, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से, मतलब बैटरी तो रहेगी ना, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ रहता है, या फिर कहीं कहीं किसी बुक में इस तरीके से बनाया हुआ रहता है, मतलब यहाँ पे एक आपका वोल्टेज है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, या जिसको आप केवल ई कह लो, बात तो वही है, यही तो होता है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये है हमारे पास, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं भाई, मान लिया कि हमारे पास क्या है, कोई एक सर्किट है ठीक है, जिसमें आर अमाउंट की रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है ना। और तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम ये कहेंगे क्या, कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझना, ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात समझो, इसमें अगर आप किरचॉफ सेकेंड रूल अगर आप अप्लाई करो, ठीक है, किरचॉफ सेकेंड रूल अगर हम अप्लाई करेंगे ना, तो देखो हमें क्या मिलेगा। हमने कहा, देखो बात समझना, मान लो हमने कहा सर इसमें मान लो आई अमाउंट की करंट जो है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ईएमएफ, चलो यहाँ पे केवल ईएमएफ लिख देते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ अगर हम सेकेंड रूल अगर अप्लाई करें तो हमको पता है किस तरीके से, लूप वाला सारा कहानी भूल गया क्या, यहाँ पे हम ये ना बना करके, अरे देखो परेशान नहीं हो, ठीक है, कि सर बार बार मिटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, वो भी सही था। हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एक लूप लेना पड़ेगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम कहते थे केवीएल, ठीक है। तो हमने एक लूप लिया। अब इस लूप के अकॉर्डिंग देखो हम क्या करते थे, भूल गए क्या थोड़ा सा, नहीं देखो हम ये करते थे ना, कि जैसे हमारे इस रेजिस्टेंस में हमने कहा कि हम इसमें कैसे जा रहे हैं, इस लूप में जब ऐसे चल रहे हैं, तो देखो हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ। तो अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हम अपना, उस केस में हम हमारी जो वोल्टेज होती थी हम वो कैसे लेते थे, पॉजिटिव, ठीक है। तो अप्लाइंग, यही तो करते थे, किरचॉफ सेकेंड रूल, ठीक है। चलो तो देखो ये कितना हो जाएगा, ई। अच्छा, अब ऐसे हमने चला, और देखो इस रेजिस्टेंस में हम कैसे चल रहे हैं, हम इस रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट चल रहे हैं। तो अगर करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो क्या लेते थे, माइनस में आई आर लेते थे, इज इक्वल टू 0। और कुछ है इस सर्किट में, और कुछ है नहीं, बस एक रेजिस्टेंस और एक हमारी ये बैटरी है जो कि हमारी वोल्टेज हमें दे रही है ना ये। अच्छा, यहाँ से और क्या देखो हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर होगा। ओके, अब इस ई की जगह आप रख दो वैल्यू क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस ई की जगह हमने रख दिया क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई इंटू आर,
यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप आई को यहीं पर छोड़ दो, तो आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आर और साइन ओमेगा टी, बोलो इतना होगा। ये आपका बना इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक मिनट, ये ई नॉट अपॉन आर को आप ये भी लिख सकते हो क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका बना इक्वेशन नंबर 2। देखो आपने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या देख रहे हो, जो आपकी जो ईएमएफ है दैट मीन्स आपकी जो वोल्टेज है ना, एंड आई आर द ई एंड आई आर इन सेम फेज, बोलो है कि नहीं भाई, है कि नहीं, है कि नहीं। देखो साइन ओमेगा टी, फर्स्ट वाले में भी क्या है, फर्स्ट वाले में भी देखो क्या है, साइन ओमेगा टी, तो है ना, दोनों सेम फेज में है ना। तो हम कह रहे हैं क्या कि दोनों भाई सेम फेज में है। अच्छा सेम फेज का मतलब है कि उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी है ना, उनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, उनकी जो जीरो वैल्यू होगी, वो जो है सेम रिस्पेक्टिव टाइम में ही ऑब्टेन करेंगे, अटेन करेंगे। समझ रहे हो बात को, देखो बता देते हैं क्या। देखो हमने ये कह दिया भाई क्या, कि भाई अगर ये सेम फेज है, इसका मतलब है कि अगर हम एक प्योरली रजिस्टिव सर्किट लेते हैं, प्योरली रजिस्टिव सर्किट का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस के अलावा और कुछ भी नहीं हो, तो उस केस में हमारा जो ईएमएफ होगा एंड जो करंट होगा वो कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे। पहली चीज ये आपको अब याद भी रखना है, या कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो याद ही हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमारी जो करंट होती है और जो वोल्टेज होती है वो आपस में सेम फेज में होती है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या भाई, सेम फेज का मैंने आपको कई बार पहले बताया है, दैट मीन्स कि बोथ ईएमएफ एंड आई अटेन देयर जीरो, देयर मैक्सिमम एंड देयर मिनिमम वैल्यू एट द सेम रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, ये मतलब होता है इसका। अब हम इसका ड्रॉ करने वाले हैं फेजर डायग्राम, और हम इसका ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ, दो चीजें ड्रॉ करने वाले हैं, देखो ध्यान समझना। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कर लोगे ड्रॉ। देखो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो ड्रॉ करो। ठीक है, ये मान लो अगर हम एक वोल्टेज को शो कर रहे हैं, है ना, तो अब हमने कहा भाई ये सेम फेज में, तो सेम फेज में देखो यहीं से स्टार्ट होगा ना, सेम फेज में है मीन्स वो यहीं से तो स्टार्ट होगा। ठीक है, वो अपनी मिनिमम वैल्यू को, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को, वो अपनी जीरो वैल्यू को सेम टाइम पीरियड में क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। आगे बात समझ में, देखो ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को इस टाइम पर ऑब्टेन कर रहा है, और ये भी, ये करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू सेम टाइम पर क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। ये बता दो कि हमारी जो डैश वाली लाइन है ना वो हमारी आई है। समझ में आ गई बात। नाउ हम ड्रॉ करते हैं इसका फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही आसान है भाई। तो सबसे पहले आप अपने वोल्टेज को ड्रॉ करो। ये मान लो आपका वोल्टेज जो है, आप यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट पर मान लो हम ये शो कर रहे हैं कि हमारी ये मैक्सिमम जो है वोल्टेज को शो कर रहा है ना। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ये जो है इसको मैच ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो करंट भी क्या करेगा, सेम इसी एंगल पर, मतलब इस एंगल पर, ये क्या है, कौन सा एंगल है, ओमेगा टी, कौन सा फेज है, ओमेगा टी है। और करंट का भी क्या है, फेज जो है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि करंट भी इसी फेज पर क्या करेगा, मतलब इसी एंगल पर, इसी फेज पर अपना सेम मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, शो करेगा। तो थोड़ी सी वैल्यू हम उसकी क्या करते हैं, थोड़ी सी नीचे रख लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मान लेते हैं कि आई नॉट है। ठीक है, तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ठीक है, ये हमारा शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा शो कर रहा है क्या, ई नॉट। ठीक, ई नॉट शो कर रहा है, मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। और ये वाली जो पॉइंट है, ठीक है, हम इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा शो करेगा क्या, ये हमारी वैल्यू शो करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को। बस ये हमारा क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। समझ में आ गई बात, किसका, जब हमारे सर्किट में केवल और केवल क्या लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला हमारा क्या होगा, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। अगर लीड करेगा
तो हम अभी भी क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर लैग कर गया तो फिर हमें वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना पड़ेगा। देखेंगे अभी फिलहाल। ये बताओ, ये चीज़ आपकी क्लियर हुई? ये सर आपने कैसे बना दिया? देखो सेम फेज है, सेम फेज का मतलब कि आई भी ओमेगा टी पर रहेगा, ई भी ओमेगा टी पर रहेगा, ठीक है ना। तो हमने आई को भी देखो ओमेगा टी पर बनाया, ई को भी। अब यहाँ पे सर ऐसे इसको आई को थोड़ा छोटा क्यों बना रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आई की वैल्यू थोड़ी सी वोल्टेज के कंपेयर में थोड़ी सी कम मिलेगी ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ये भी मान लो अगर 50 हर्ट्ज है तो वो भी 50 हर्ट्ज है, समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी दोनों की यहाँ पे हम सेम लेकर के चल रहे हैं। तो ये इसका फेजर डायग्राम है और ये ग्राफ बिटवीन आई एंड ई है। दो बातें क्लियर हुई, फेजर डायग्राम क्लियर हुआ। चलो एक और हम अपना सर्किट देखते हैं। कौन सा? जब जिसमें हम हमारे क्या लगाओ, जिसमें हमारा इंडक्टर लगाओ, ठीक है। उसमें हम अब इंडक्टेंस की बात करेंगे। याद आया इंडक्टेंस? याद करो इंडक्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देखो देखते हैं। देखो जी, हम नौ अपने दूसरे टाइप की सर्किट की बात करते हैं कि एक हमारी ऐसी एसी सर्किट, ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो, केवल और केवल क्या हो, इंडक्टर हो। क्या हो भाई? केवल इंडक्टर हो। इंडक्टर, तो इंडक्टर से क्या मिलता था हमें? इंडक्टेंस मिलता था। देखते हैं चलो। तो पहले तो हम एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें क्या हो, इसमें हमने एक इंडक्टर को बना लिया। अब इस इंडक्टर का एक इंडक्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे हम वोल्टेज को ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे ई, या ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी कह सकते हैं। और ये हमारा इंडक्टेंस, इसका क्या होगा, इस सर्किट का एक इंडक्टेंस होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे एल से। याद आया? मान लो इसमें आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। देखो तो थोड़ी सी बातें यहाँ पर लिख लेंगे कि मान लिया कि हमारे पास एक इंडक्टर है जो कि कनेक्टेड है किसी एक एसी सोर्स से, समझ रहे हो? ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली। कंसिडर करते हैं कि इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस सेल है और वो हमारे एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पर देखो भाई, इंडक्टर तो इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, लेकिन हम यहाँ पर ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो है ना, इसकी मतलब एकदम नेग्लेजिबल अमाउंट में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो होगी, लेकिन वो जो रेजिस्टेंस है ना वो एकदम नेग्लेजिबल है, मतलब हम कंसीडर ही नहीं करेंगे कि रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। हम नेग्लेजिबल मान करके चल रहे हैं फिलहाल। तो अभी देखो देखो अब क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें जो है करंट फ्लो कराओगे, अब ऐसी बात है ये इंडक्टर है, तो याद करो इंडक्टर में क्या होता था। तो करंट जब हम फ्लो कराएंगे तो वैसा तो है नहीं कि करंट जो है वो एकदम डायरेक्टली नहीं। देखो क्या होगा, बहुत ही एक ट्रांजिएंट टाइम होता है। ट्रांजिएंट टाइम का मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम, इसमें करंट हमारी इंक्रीज कर रही होगी, समझ रहे हो ना। बहुत ही एक शॉर्ट टाइम में करंट क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। तो मतलब कि इंक्रीज करने का मतलब क्या हो रहा होगा, क्या क्या मतलब है, क्या इंक्रीज होने का क्या मतलब निकलता है कि करंट में मतलब चेंज ऑफ करंट हो रहा है, ठीक है। करंट में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो अब उस चेंजेस की वजह से आपने पढ़ा था कि अगर आप किसी भी करंट में सॉरी इंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो कराते थे और उसमें चेंज करते थे करंट में, तो उसके थ्रू एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता था जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते थे। याद आया? इंड्यूस्ड ईएमएफ, याद आया? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसमें क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, तो वो होगा कितना, याद करो फॉर्मूला। देखो याद करो, तब तक आप याद करो। देखो हमने कहा कि at any instant the rate of change of current, rate of change of current, और rate of change of current को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डी आई डी टी। याद करो, डी आई डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू this inductor, that means through this inductor create an EMF, क्रिएट होगा, एक EMF क्रिएट होगा। याद करो यार, ये पिछले वाले टॉपिक में हमने ये सब सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसको हम क्या कहेंगे, क्या, जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड EMF। क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। अब वो होगा कितना, अब ऑलरेडी आपने इसको ई माना हुआ, मतलब इसकी एक जो वोल्टेज है ये तो है, ठीक है ना, ये तो आपकी अपनी अलग वोल्टेज है ई, तो उसको हम मान लेते हैं ई डैश। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ना उसको हम बेसिकली ही मानते थे, बट हम उसकी अब यहाँ पे ऑलरेडी हम एक वोल्टेज ले रहे हैं तो उसको हमने मान लिया ई डैश। तो ई डैश इज इक्वल टू, याद करो कितना होता था, माइनस का एल डी आई डी टी। याद आया? यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होता था कि हमारी जो मतलब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करती थी कि जो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ है ना, ये करंट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, ये तो था। इस माइनस का मतलब क्या है कि जो ये जो ईएमएफ है ना वो करंट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। चलो, यानी कि अब इस सर्किट में हमें दो दो जो है वोल्टेज मिल गए, एक तो ये ई और एक हमें ई डैश, समझ गए, एक हमें ई और एक ई डैश। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, समझ रहे? तो हमने कहा सर टोटल वोल्टेज, देखो
टोटल वोल्टेज देखो कितना होगा, हम ये कहेंगे कि इनका जो सम होगा। अच्छा, अगर टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करें तो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं क्या, KVL, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो क्या कहेंगे, सम ऑफ यानी कि ई डैश, और ये यहाँ पे ये चीज़ लिख लेना था, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ बताना तो भूल ही गया भाई, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन तो बताना भूल ही गया, चलो ये आप थोड़ा सा मेंशन कर लेना। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो अगर हम टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो सम होगा, मतलब अगर हम केवीएल अगर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि इट मीन्स E प्लस E डैश इज इक्वल टू 0। चलो E की वैल्यू रखो, E की वैल्यू देखो कितनी है, E0 साइन ओमेगा टी, प्लस E डैश की वैल्यू कितनी, माइनस, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, प्लस है माइनस है तो माइनस ही तो आ जाएगा, L DI DT इज इक्वल टू 0। अब इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, सो कितना हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L DI DT। अब यहाँ से जो है ऐसा करो, आप इस DI को ही छोड़ो, DI को ही छोड़ दो, इस L को इधर भेजो तो कितना होगा, E0 अपॉन L, और इस इस DT को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, देखो साइन ओमेगा टी इंटू dt। तो जैसे ही dt आया, आपको इस dt से क्या पता चल रहा है, यानी कि आपको अब यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कर दिया जाए। तो देखो कर दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, हम डी आई को पहले ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, और इसको इधर ले लेते हैं, E0 अपॉन L साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा, आई ओमेगा, E0 अपॉन L बाहर ले लिया जाए, और हमें करना है इंटीग्रेशन किसका, साइन ओमेगा टी डी टी का। मैंने आपको साइन ओमेगा टी डी टी का मैंने आपको इंटीग्रेशन करना कई बार बताया है। क्या हो जाएगा, देखो E0 अपॉन L, और ये हो जाएगा साइन का, पहली बात साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, याद आ गया, हाँ भाई याद आ गया। वैसे इसके पहले वाले में तो हमने देखा था, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना ये। चलो तो आई इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस का E0 अपॉन ओमेगा L और कॉस ओमेगा टी, क्या मिल गया, कॉस ओमेगा टी। देखो बात समझो, अगर हम इस पूरे की जगह मान ले कि अगर हमने I0 रख दिया, ठीक है, तो माइनस नहीं, माइनस बाहर ले लो, माइनस से मजाक नहीं, माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, बात समझो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम I0 इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L ले रहे हैं। अच्छा मेरी बात समझो, रुको रुको अभी थोड़ा सा समझो, ये माइनस कॉस ओमेगा टी है। अच्छा देखो, इस कॉस ओमेगा टी को, एक मिनट को देखो, हमने कहा कि इस आई को, मतलब एक मिनट को, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो ऐसे करते हैं ना, इस कॉस ओमेगा टी को हम साइन में चेंज करते हैं, ठीक है। इस कॉस ओमेगा टी को हम किस में चेंज कर रहे हैं, साइन में चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप साइन में चेंज करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा माइनस का I0 और साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। सर ये कैसे कर दिया, देखो साइन 90 माइनस थीटा, याद करो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा। ऑब्वियस सी बात है, कॉस थीटा, थीटा का मतलब ओमेगा टी। तो जहां पर भी कॉस ओमेगा टी है, बात समझना, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लिखोगे, सिंस साइन 90 π/2 का मतलब क्या, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, होता है ना, ठीक है, होता है ना, ये कॉस थीटा होता है ना। तो इसके जगह फिर से आप, इस पूरे की जगह फिर से आप कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, या ऐसे समझो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यही तो है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो इस कॉस थीटा की जगह हम साइन 90 माइनस थीटा रख दिए। ये फॉर्मूला है क्लास 10th का फॉर्मूला, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बायो वाले बच्चे हो तो सर मेरे को नहीं पता, ऐसा कोई ये सब एक्सक्यूज नहीं देना है आपको, ठीक है ना। समझना है फॉर्मूले को, अब आपको याद रखना है, सब यूज होता है। ऐसा नहीं कि क्लास 10th में आपने मैथ छोड़ दिया तो जो है फिर नहीं आपका मैथ से कोई नहीं, भाई गलत है ये चीज़, ठीक है, ऐसा नहीं सोच रखना। तो क्या मिला आपको, माइनस का I0। अच्छा अगर हम इस माइनस को, देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या, देखो बात समझो, हमने कहा सर हमें एक फॉर्मूला पता है
क्या हम जानते हैं क्या जानते हैं सर, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि अगर माइनस साइन थीटा है तो आप उसको साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हो। बोलो, इतनी बात आ रही है समझ में? माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक ही बात तो है। अच्छा, आपने कहा सर मेरे पास है क्या? मेरे पास क्या है सर? मेरे पास है आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस का, और एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं साइन मिल रही है ना हमने, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। बात समझना। तो इस माइनस को अगर हम इसके अंदर भेज दें, कैसे? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, फिर भी बात वही रहेगी, क्योंकि हमने कहा सर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब साइन माइनस ये पूरा आपका थीटा है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बात वही हो गई। अच्छा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आई नॉट साइन, देखो ये पाई बाई 2 किस में हो जाएगा? माइनस में, और ये ओमेगा टी किस में हो जाएगा? प्लस में। दैट मीन्स ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। समझ गए? ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप अपने इक्वेशन फर्स्ट और अपने इक्वेशन सेकेंड को देखो, कंपैरिजन करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दो, क्या यहाँ पे हमारी जो आई नॉट है ना, वो आई नॉट को हम यहाँ पे ये बता देंगे कि वेयर आई नॉट जो है ना, उसको हम कह रहे हैं पीक वैल्यू। क्या कह रहे हैं भाई? पीक वैल्यू ऑफ ए सी। दैट मीन्स आई नॉट इज इक्वल टू हमने क्या माना है? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या? पीक वैल्यू। अब देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का आप आपस में कंपैरिजन करो। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड का आपस में कंपैरिजन करो। तो आपने जब कंपैरिजन किया तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, और इक्वेशन सेकेंड क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हो सर, अब बात समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। देखो, इसका मतलब ये है ना कि आपकी जो करंट है ना, वो क्या कर गई? लैग कर गई। कितने डिग्री से? पाई बाई 2। ठीक है, मतलब ये आपका रेडियन में हो गया, पाई बाई 2 है तो दैट मीन्स ये आपका रेडियन में है। दैट मीन्स आपकी जो करंट है ना, वो अब लैग कर गई। कौन सी केस में? अगर सर्किट में केवल और केवल इंडक्टर होगा। सर्किट में क्या होगा? केवल इंडक्टर होगा। देखो, सर्किट में अगर केवल इंडक्टर होगा तो आपकी जो करंट होगी ना, वो 90 डिग्री से क्या करेगी? लैग करेगी, या फिर पाई बाई 2 रेडियन से, पाई बाई 2 रेडियन में है, पाई बाई 2 रेडियन से क्या करेगी? लैग करेगी। या फिर अगर आपके सर्किट में केवल इंडक्टर है तो आपकी जो सर्किट है ना, उस सर्किट में आपकी जो वोल्टेज है ना, वो पाई बाई 2 डिग्री लीड करेगी। क्लियर है? हमने क्या कहा? या तो करंट हमारी लैग कर रही है, या तो वोल्टेज हमारी लीड कर रही है। आगे बात समझना। तो हमने कहा कि सो बाय कंपेयरिंग दिस एंड दिस, हमने कहा कि फेज एंगल ऑफ करंट आई इज पाई बाई 2 लेस देन, ठीक है, ये डिग्री है, इज लेस देन दैट ऑफ ईएमएफ। समझ गए? ईएमएफ से क्या कर रही है वो? पाई बाई 2, देखो लेस है ना, पाई बाई 2 से लेस है ना ईएमएफ से। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या कह दिया? इन इंडक्टिव सर्किट। कैसा सर्किट है भाई? इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज, मजा आ गया नहीं? द वोल्टेज इज लीड टू करंट। भाई वोल्टेज क्या कर रही? करंट से लीड कर रही ना, ठीक है, लीड टू करंट इन फेज बाई पाई बाई 2 रेडियन, या 90 डिग्री, ऐसे भी कह सकते हैं, या 90 डिग्री। समझ गए? आ रही बात समझ में? तो ये कहानी हुआ, समझ में आ गई ना? कि अब इसमें यानी कि आपके पास अगर
एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उस केस में आपकी जो वोल्टेज होगी वो लीड करेगी 90 डिग्री से। ठीक, अच्छा इसको आप और कैसे बता सकते हो, इसका मतलब आप ये भी बता सकते हो कि जो करंट है वो लैग करेगी, ठीक है ना, बाई फेज 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि आपकी जो वोल्टेज है ना, वो मैक्सिमम होगी, मतलब करंट के मैक्सिमम होने से पहले ही आपकी जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम हो जाएगी। समझ लो, कई सारे मतलब है। आप देखो, अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप खुद से कई सारी चीज़ें बना सकते हो, बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो ये मतलब होता है एग्जैक्टली कि अगर लीड कर रहा है, लैग कर रहा है तो क्या मतलब है। समझ में आई बात? आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आया है। नाउ हम इसकी बात करते हैं अपने फेजर डायग्राम की, कि हम इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। क्लियर है? और हम ग्राफ देखेंगे, आई एंड वी का ग्राफ कैसे होगा। मिटा दिया जाए, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। चलो हम बात करते हैं अपने ग्राफ की और फेजर डायग्राम की। देखो, हमने कहा सर हमें ये दो चीज़ें मिली, हमें इक्वेशन फर्स्ट और हमें इक्वेशन सेकेंड से हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो आई है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, या फिर हमारा जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। कुछ नहीं, अपना एक बेस बना लो ना। बेस मतलब क्या भाई, पहले हमें वोल्टेज ही मतलब ड्रॉ करना है। ठीक है, वोल्टेज हम अपना नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमारा शो कर रहा है वोल्टेज, तो अब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ना। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो याद करो, लैग वाला हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे ना। मतलब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर थोड़ी देर बाद पहुंचेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है ना, यही चीज़ होगा बस। क्लियर है ना? देखो, वोल्टेज जो है ये आपकी वोल्टेज शो करी, और ये जो लाइन है ये आपका शो कर रहा है करंट आई। ठीक है, तो देखो वोल्टेज जो है वो पहले ही देखो मैक्सिमम पर पहुंच गया, और करंट जो है वो देखो बाद में मैक्सिमम पर पहुंचा। यहाँ पर टाइम है ना, समझ गए? आ रही बात समझ में? तो ये हमारा हो गया, ये हमारा शो करेगा ई एंड आई, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला लाइन, और ये वाली लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, टाइम को। ठीक, चलो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा भाई। फेजर डायग्राम भी आसान है सर, कितना ही आसान है, बहुत आसान है यार, समझे? टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल सा ये चीज़ है, कॉन्सेप्ट है ना। बस लोग इसको फालतू में जो है, मतलब ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको अगर स्टार्टिंग से अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ट्रस्ट करो अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आई होप। ठीक है, चलो हम इसके बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो फेजर डायग्राम में सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले आप जो है अपना वोल्टेज बना लो। ठीक है ना, आपने ये जो है अपना अपना वोल्टेज बना लिया। दैट मीन्स ये हमारा ये हमारा पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये हमारा पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को शो कर रहा है। ठीक है, और कितने फेज पर, मतलब हमारा ये जो फेज है क्या है, ओमेगा टी, यही तो है ओमेगा टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो अब आपकी जो करंट है वो क्या है, लैग कर गई, लीड नहीं लैग कर गई, कि कितनी पाई बाई टू, दैट मीन्स 90 डिग्री लैग करी है। ठीक है, तो लैग करने का मतलब है ना कि अब कहाँ गया ये, नीचे। आगे बात समझ में? कहाँ गया ये, नीचे। दैट मीन्स जहाँ से आप यहाँ तक तो गए, अब आपको वापस यहाँ से यहाँ तक आना है। क्लियर है? क्लियर है बोलो। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना, पाई बाई 2, है ना। रेडियन, रेडियन में लिखना है रेडियन में लिख लो, या फिर आप यहाँ पे केवल 90 डिग्री लिख सकते हो। समझ गए? तो यही इसका बस फेजर डायग्राम है, और ये आपको मिला यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी जो शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और ये आपका शो कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। बस इतनी सी कहानी थी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई भी प्रॉब्लम है भाई? क्या करना है, यही सारी चीज़ें भी आपको अब आगे भी मिलेंगी। तो ये हमने देख लिया क्या, कि जब हमारे सर्किट में केवल और केवल क्या है, एक प्योर इंडक्टर है। अच्छा, थोड़ी सी बात और समझते हैं। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे ना। कई बार ये आपके जो है वो न्यूमेरिकल में पूछा है कि यहाँ से नया चीज़ आई, वो नई सी चीज़, वो वाली चीज़ नहीं, चीज़। ठीक है, एक नई सी एक नया हमारा एक टर्म आया जिसको हम कह रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कह रहे हैं भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, ये क्या है सर, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? देखो, आपने कहा कि हमें ये मिला था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अच्छा, इस आई नॉट की जगह देखो आपने क्या रखा था, आई नॉट की जगह आपने जब कंपेरिजन किया था तो आपको मिला था क्या,
ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अच्छा, आपके पास एक और आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन आर। आप कंपेरिजन करो बाई कंपेयरिंग दोनों, आप इन दोनों को कंपेरिजन करो तो आई नॉट है, ई नॉट ई नॉट है, आई नॉट ई नॉट ई नॉट है, बस यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर ओमेगा एल है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ओमेगा एल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बोलो 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 बोलो, रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसी रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, एंड दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टर। सॉरी, एक मिनट। रिएक्टेंस, क्या कह दिया, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। अच्छा, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, मतलब कि अब यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस हुआ है, रेजिस्टेंस है, अब वो रेजिस्टेंस हमारा आर के फॉर्म में ना होकर के किसके फॉर्म में है, ओमेगा एल के फॉर्म में है, और इस ओमेगा एल को हम लोग कह रहे हैं रिएक्टेंस। अगर हम एक सर्किट लेते हैं जिसमें केवल इंडक्टर है, तो अगर केवल इंडक्टर है ना, इफ सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टर और हमारा एक रिएक्टेंस क्रिएट हुआ, तो उस रिएक्टेंस को हम लोग कहेंगे क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ गए? इफ there is inductor in circuit, then this reactance is called inductive, क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब। ठीक है, आई बात समझ में? अब इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को, यानी कि हम हमारा जो ओमेगा एल है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से। हाँ जी, किसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एक्स एल से। ठीक है, सो एक्स एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ और एल। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा एक्स एल का फॉर्मूला होगा। अभी हम सारे के सारे फॉर्मूले यूज करेंगे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, सब आप चीजें पहले ही पढ़ चुके होंगे। आपको एक यहाँ पर नया टर्म मिला, क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल। ठीक है, अभी आपके पास एक आने वाला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो भी आपके पास आने वाला है, तो वो हम उसमें बात करेंगे सी की। फिलहाल आते हैं, अभी हम इस वाले टॉपिक पर है ना। तो हमने कहा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अच्छा, ये देखो, ये हमारे एसी करंट के लिए, किसके लिए भाई, ये एसी सर्किट के लिए। अच्छा, डीसी सर्किट के लिए बता सकते हो, डीसी सर्किट के लिए एक्सएल कितना होगा। चलो, हमने कहा सर अगर हम बात करते हैं फॉर डीसी के लिए, ये पूछा भी है कि डीसी सर्किट के लिए भी, जैसे आपको ये एग्जाम में पूछा भी है ना, तो डीसी सर्किट देखो, डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीसी सर्किट की मतलब अगर आपका हम कह रहे हैं कि एसी में तो हम जानते हैं भाई फ्रीक्वेंसी मतलब वैरी करती है, तो डीसी में आप ग्राफ कैसे बनाते थे, ये ऐसे एकदम सीधा सा, मतलब एकदम, है ना, मतलब इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी। फ्रीक्वेंसी नहीं होने का मतलब क्या, जीरो। तो रख दो इस एफ की जगह क्या रख दो, जीरो रख दो। सो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इन केस अगर ये जो इंडक्टर है ना, अगर आप डीसी सर्किट में लगाओगे ना, तो आपको जो इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और अगर आप ये रिएक्टेंस अगर आप एसी सर्किट में लगाते हो, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू होगी एक्सएल की, वो इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका जो एक्सएल है ना, वो भी बढ़ेगा। इन केस इंडक्टिव, मतलब ये आपका इंडक्टर के केस में और एसी वाले के केस में। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एक्सएल उतना ही ज्यादा होगा। एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज सिंपली समझो रेजिस्टेंस। एक्सएल मीन्स सिंपली रेजिस्टेंस। अब हम लोग उसको रेजिस्टेंस ना बोल करके क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर ये रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ओम। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल में अगर एक्सेल की अगर हमें मतलब सॉल्व करना है, अगर एक्सेल सॉल्व करने के लिए आ गया, तो उसकी यूनिट क्या बताएंगे, ओम बताएंगे, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की तरह। क्लियर है? तो बात ध्यान रखोगे कि इसका जो एक्सेल होगा वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ेगा,
लेकिन डीसी में क्या होगी, एक्सएल जीरो होगी, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, वो एक नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलती, उसकी ऐसे ऐसी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना थी। समझ गए? तो ये कहानी है। आ रही बात समझ में? अच्छा देखो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ और निकल करके आता है, एक और फॉर्मूला आपके यहाँ से निकल कर, इतनी चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होगी आई होप। देखो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आता है, क्या? हमने कहा कि हमें पता है आई आर एम एस इजिकल टू क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू। बोलो ये तो जानते हो। अच्छा 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 अच्छा, देखो अब मेरी बात समझो। इस आई नॉट की जगह, बात समझना, इस आई नॉट की जगह क्या हम ये रख सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल भी रख सकते हैं। ई नॉट अपॉन ओमेगा एल रख सकते हैं, रख दिया जाए तो ई नॉट अपॉन ये रूट टू पहले से है और ओमेगा एल। अच्छा, ओमेगा नॉट अपॉन टू। अच्छा ये एल समझ रहे हो ना, एल आपका इंडक्टेंस है और एल की यूनिट क्या होगी, हेनरी। याद आया, हेनरी। ओमेगा ई नॉट अपॉन रूट टू, ई नॉट अपॉन रूट टू को हम क्या कहते हैं, ई आर एम एस। याद आया, ई आर एम एस अपॉन ओमेगा एल या ई आर एम एस अपॉन एक्स एल। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, एक्स और सफिक्स में एल। याद रखना, एक्स और सफिक्स में एल है, ठीक है। ये ओमेगा इंटू एल है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो आगे बात समझ में ना बच्चे। देखो अपने हमें थर्ड टाइप ऑफ सर्किट की बात करते हैं कि हमारी की एक ऐसी सर्किट जिसमें केवल क्या हो, कैपेसिटेंस हो, मतलब कैपेसिटर लगा हो। क्या लगा हो, केवल कैपेसिटर लगा हो। तो उस कैपेसिटर की क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। याद आया कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला? याद आया क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जिसको हम कहते थे सी इज इक्वल टू क्या कहते थे, क्यू अपॉन वी, यही तो कहते थे, है ना। ठीक है, देखो इतनी बात आपको समझ आ रही है ना। तो मिटाते हैं इस चीज़ को। ओके, तो हमने कहा सर मेरे पास अब एक ऐसी मतलब एक सर्किट है जिसमें मेरा और केवल क्या लगा हुआ है, केवल और केवल एक कैपेसिटर, एक केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरीके से बनाते थे, ये हमारी कैपेसिटर है, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होती थी ना। देखो कैपेसिटेंस दैट इज सी होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा सी। तो हमने कहा सर कंसीडर करते हैं क्या, ए प्योर कैपेसिटर, a pure capacitor is connected to a source of alternating EMF, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ओके। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, E इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सिंपल, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात समझो, देखो अगर ये किसी एक अल्टरनेटिंग सर्किट में, मतलब एसी सर्किट में अगर ये कनेक्टेड है, तो क्या होगी, ये बार बार चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी। बार बार चार्ज डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि करंट जो है एक बार मैक्सिमम, फिर एक बार जीरो, समझ रहे हो, फिर एक बार मिनिमम। तो एक बार चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो चार्ज मतलब हमने कहा कि एट इंस्टेंस, मान लो कि जब वो हमारे ये जो जब कैपेसिटर है, जब जब एकदम चार्ज हो गया होगा, समझ रहे हो, मतलब जब चार्ज, जब पूरी तरीके से जब चार्ज हो गया होगा। हमने कहा ये ड्यू टू बात समझो, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ओके, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देखो मान लिया कि एट इंस्टेंस एक ऐसा टाइम आया होगा जब हमारा जो कैपेसिटर है वो कम्प्लीटली क्या हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा। तो चार्ज होने के केस में, ठीक है, उस कैपेसिटर के प्लेट पर क्या आ गया होगा, मतलब चार्जेस आए होंगे, है ना। और उन चार्जेस के थ्रू हम ये कह सकते हैं क्या, कि उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, मतलब समझो हमने कहा कि जब कैपेसिटर का जो प्लेट है ना भाई, प्लेट लगे रहते हैं ना, क्या हुआ कि वो हमारा प्लेट क्या है, कम्प्लीटली चार्ज हो गया। तो उस चार्ज के केस में, उस चार्जिंग के केस में पर्टिकुलर उस इंस्टेंस यानी कि उस टाइम पर, ठीक है, इस कैपेसिटर की जो भी वोल्टेज होगी, क्या वो इसके वोल्टेज के इक्वल नहीं होगी। देखो बात समझो, हमने देखो ऐसे कहा, इस चीज़ को थोड़ा सा मैसेज समझते हैं। हमने कहा हमारी जो कैपेसिटर है वो कंटिन्यूअस चार्ज हो रही है और कंटिन्यूअस डिस्चार्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि एक बार हमारी करंट रिवर्स ऑर्डर में जा रही तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, वो फिर डिस्चार्ज हो जाएगी। तो अगर ऐसा होगा तो मान लो हमने कहा कि एट इंस्टेंस, बात समझो, हमने कहा कि एट इंस्टेंस मतलब पर्टिकुलर हम किसी एक टाइम की बात कर ले, ठीक है, एट इंस्टेंस टी, है ना।
सपोज करते हैं, सपोज कि देखो हमने कहा कि उस टाइम पे हमारा मान लो जो हमारा जो भी कैपेसिटर है, ठीक है ना, वो मान लो उसमें क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आई, ठीक है। सपोज क्यू इज द, थोड़ा सा बना लेते हैं सेंटेंस को, क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस चार्ज के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे? अक्रॉस अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज, हम इसको कहते हैं V, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या कहेंगे? फॉर्मूला जो भी हमने लिखा था क्या, Q अपॉन C, है ना। मतलब हमने ये कहा था ना, C इज इक्वल टू, भाई आपके पास क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा उस प्लेट पर, मतलब जो कैपेसिटर की जो प्लेट है ना, उस प्लेट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतना होगा। अच्छा, और ये जो पोटेंशियल, देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, हमने जितनी भी ईएमएफ हमने अप्लाइड की है एट इंस्टेंट, मान लो अगर हम मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं, तो हमने जितनी भी ईएमएफ अप्लाई करी है ये उसी ईएमएफ के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने कहा एट एवरी इंस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, ये वाली जो V है, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू EMF अप्लाइड, ठीक है। आप थोड़ा सा स्टेटमेंट बना लेना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मस्ट बी क्या होगा, EMF के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सो हम ये कहेंगे क्या कि ये हमारी जो V है वो किसके इक्वल हो गई, E के, और V इज इक्वल हमारे पास क्या है, V इज इक्वल हमारे पास है Q अपॉन C इज इक्वल टू क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी। बस समझो, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देखो Q की वैल्यू निकाल लो, Q इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल हो जाएगा C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब बात समझो, हमने कहा कि हमने एट इंस्टेंट हमने माना है, दैट मीन्स हम ये मान करके चल रहे हैं क्या, I इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पे हम थोड़ा सा कैपिटल क्यू लिए हैं तो हम यहाँ पे कैपिटल क्यू लेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी। ऐसा करो, यहाँ से आप क्यू की वैल्यू रखो, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, डी डी टी ऑफ सी ई नॉट, अच्छा सी पता है ना आपको, सी आपका जो है कैपेसिटेंस है, ठीक है, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सो फाइनली आपको देखो जो आई मिलेगा वो कितना मिलेगा, आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा सी ई नॉट, आप बाहर ले लिए, ठीक है, और डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई नॉट, और साइन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी का तो हो जाएगा 1, और ओमेगा एज हमारा कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा। सो फाइनली आई इज इक्वल टू आपको मिला सी ओमेगा ई नॉट और कॉस ओमेगा टी, बस। अच्छा, इसको देखो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा, 1 अपॉन सी ओमेगा या ओमेगा सी, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो, ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं, और वैसी बातें कर सकते हैं सर, ये फिर से ऊपर चला जाएगा तो वही बात हो जाएगी। और क्या मिला आपको, कॉस ओमेगा टी। अब ये कॉस में है बट आपका इक्वेशन फर्स्ट तो साइन में है, तो आप इसको फिर से साइन में कन्वर्ट कर लो। सो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो आई इज इक्वल टू मिलेगा ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये आपके पास हो जाएगा साइन ओमेगा, एक मिनट रुको, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। देखो साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी की जगह हमने क्या रख लिया, साइन ओमेगा टी की जगह हमने रख लिया साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये होता है ना फॉर्मूला, ठीक है, एज वी नो ना, एज यू नो क्या, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो होता है, याद करो। और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
माइनस साइन थीटा, सही बात है। ठीक, चलो आपको फॉर्मूला याद है इसका मतलब। तो ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ आपको थोड़ी, ये सब बेसिक्स है यार, क्लास 10th की बातें ये सब चीज़, ठीक है। चलो तो साइन ओमेगा टी यानी कि हमने इसके जगह इतना रख लिया। अब देखो बात समझो, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इस पूरे टर्म को मान लेते हैं आई नॉट। सो फाइनली क्या मिलेगा आपको, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भी कर सकते हैं भाई, ये पहले रखो ये पहले रखो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो फाइनली आपको ये मिला आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या मिला भाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड, जहां पर आप ये बता दोगे वेयर आई नॉट इज इक्वल टू क्या है आपका ओमेगा सी ई नॉट, या जिसको हम ये भी कह रहे हैं क्या, ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी। समझ रहे हो। अब देखो, अब अगर आप कंपेरिजन करो इक्वेशन फर्स्ट जो आपका था इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर कहीं इक्वेशन अगर फर्स्ट अगर गलत लिखा हो तो आप इसको सही कर लेना, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इक्वेशन सेकंड आपका क्या मिला, इक्वेशन सेकंड आपका मिला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब है कि अगर आपकी सर्किट में केवल और केवल कैपेसिटर लगा है तो उस केस में आपकी जो करंट होगी ना वो लीड करेगी पाई बाई 2 एंगल से। क्या करेगी, लीड करेगी। आगे बात में लीड कर रही ना पाई बाई 2 एंगल से। या फिर इसका मतलब ये भी है कि अगर आपका एक ऐसा सर्किट है जिसमें आपने केवल कैपेसिटर यूज किया है तो उस सर्किट में आपकी जो वोल्टेज होगी वो लैग करेगी पाई बाई 2 एंगल से। ये बात तो है, मैंने आपको दो चीजें बताई ना, किसी भी एक चीज का दो पहलू है ना। तो या तो करंट लीड कर रहा है या हमारी वोल्टेज लैग कर रही है, दोनों एक ही बात है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है आपको। चलो इस चीज को यहाँ पर बता दिया जाए। हमने कहा बाई कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, करंट लीड द वोल्टेज, और ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट, ये चाहिए डी, बिहाइंड द करंट। हमारी जो वोल्टेज है वो क्या कर रही है, लैग कर रही है। किसमें, इन फेज पाई बाई 2 एंगल से क्या कर रही है, वो लैग कर रही है। बस देखो अब इसके हम ग्राफ और फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ की और फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई हमारा जो करंट है वो क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने मान लो वोल्टेज का बना लिया। अब करंट का कैसे बनाया जाए सर, तो करंट का यहां से बना, देखो करंट आपका लीड कर रहा है ना, तो लीड करने का मतलब है कि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर वोल्टेज के कंपैरिजन में पहले पहुंचेगा, ठीक है, यही तो है। अच्छा, या फिर हम ये कहते हैं कि वोल्टेज जो है वो हमारी क्या होगी, मतलब वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पर करंट के कंपैरिजन में बाद में पहुंचेगा। समझ गए। तो देखो अब करंट का देखो हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। अरे बात समझे ना, तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक मिनट, इसको ब्लू से बना लेते हैं, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना, और ठीक है। देखो तो यहाँ पर देखो करंट क्या है, इस वाले टाइम पर जो करंट है मैक्सिमम हो गया, और इस वाले टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम है, दैट मीन्स करंट हमारा लीड कर रहा है। यहाँ देखो नीचे इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर हमारी जो करंट है ना वो देखो वो मैक्सिमम है, और सॉरी मिनिमम है, और इस वाले पॉइंट पर हमारी जो वोल्टेज है ना वो देखो मिनिमम है। तो करंट पहले हमारा क्या कर रहा है, मतलब पहले ही क्या कर जा रहा है, मिनिमम आज हो जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा किसके बीच, मतलब वी और आई के बीच का हमारे ये ग्राफ होगा, वी और आई के बीच का ग्राफ होगा। और हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की। देखो ध्यान समझना फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को आप ड्रॉ कर लो, सबसे पहले आप किसको ड्रॉ कर लो, वोल्टेज को। तो ये आपने जो है वोल्टेज को ड्रॉ कर लिया, लगभग इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये आपने वोल्टेज ड्रॉ कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब आप कह रहे हो कि आपकी जो करंट है वो लीड कर रही है पाई बाई 2, करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है पाई बाई 2। अच्छा ये देखो ये कितना होगा, ये होगा ओमेगा टी, ये कितना होगा ओमेगा टी। करंट आपकी लीड कर रही है कितनी, पाई बाई 2। तो
थोड़ी छोटी होगी, है ना, वोल्टेज से थोड़ी छोटी होगी। तो ये है आपका आई नॉट, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका करंट, समझ गए। और यहाँ से यहाँ तक जो आपका एंगल होगा ये होगा π/2 रेडियन या 90 डिग्री, बस यही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से एक नया टर्म आता है, जिस तरीके से आपने इंडक्टेंस वाले में आपने जो है क्या देखा था, आपने एक रिएक्टेंस देखा था जिसको हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा था। सिमिलरली इस केस में हम देखेंगे कैपेसिटिव, क्या देखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखेंगे। तो देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब इसका देखो कितना होगा। तो हमने कहा सर हमारे पास दो चीजें थी, आई नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन आर था, एंड देखो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी था। कंपेरिजन करूं तो बाई कंपेयरिंग तो देखो आई की वैल्यू देखो कि सॉरी आर की वैल्यू कितनी मिली, आर की वैल्यू हमारी जो है ना, आर जो है ना वो किसके अलॉन्ग है, वो है हमारे 1 अपॉन, एक मिनट, ओमेगा सी भी था ना यहाँ पे, 1 अपॉन ओमेगा सी। दैट मीन्स इसी 1 अपॉन ओमेगा सी को हम लोग कह रहे हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सो इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XC से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, XC। सो आपको एक और फॉर्मूला मिला यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, या फिर इस ओमेगा की वैल्यू आप रखो 2πf इंटू सी। तो ये XC का आपका इतना सारा जो है फॉर्मूला हो जाएगा, समझ गए। इसकी भी सेम यूनिट वही होगी, भाई XC है तो XC की यूनिट क्या होगी, सेम वही ओम, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग केवल कैपेसिटिव रिएक्टेंस या नॉर्मली रेजिस्टेंस भी के नाम से भी हम जानेंगे। ये तो हमने बात कर ली AC के लिए, हमारा किसके लिए है, ये हमारा एप्लीकेबल है AC, ठीक है ना। अगर हम बात करें DC के केस में क्या हो सकता है सर, फॉर DC की केस की देखो अगर हम बात करते हैं, देखो बात समझो, DC के केस में हमने कहा सर DC की केस में हमें पता है कि हमारी जो F होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। याद करो ये आपकी DC सर्किट का इस तरीके से कुछ डायग्राम होता था। तो XC इज इक्वल टू जब रखोगे 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। हाँ, इसका मतलब है ना कि देखो AC सर्किट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, बात समझना, हम ये कह रहे हैं ना कि हमारी फॉर AC के लिए हमने देखा कि XC जो है ना, XC ये C जो है वो सफिक्स में है, समझ रहे हो, XC जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, XC उतना ही कम होगा, है कि नहीं, समझ रहे हो। अच्छा, लेकिन DC के केस में है ना क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है ये DC करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। आगे बात सुने, देखो इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे आप क्या बताओगे, इनफाइनाइट का मतलब आप ये बताओगे कि इन DC सर्किट इफ यू यूज कैपेसिटेंस, ठीक है, दैट मीन्स ऐसे लिख लो, दैट मीन्स इट ब्लॉक DC, मतलब ये DC को फ्लो ही नहीं होने देगा, बस स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गई कहानी, ओके। एक और IRMS वाला फॉर्मूला देख लो। तो आपने कहा सर अगर IRMS इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, I नॉट अपॉन √2। तो I नॉट की देखो वैल्यू रखो, ये वाली वैल्यू रखो, ठीक है, ये वाली वैल्यू E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो हम I नॉट की जगह क्या रखते हैं, E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये अंडर में √2 है। देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ERMS अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह हम क्या रखते हैं, XC। सो ERMS अपॉन XC ये सफिक्स में है, ठीक है, ऐसा नहीं कि X और C का आपस में मल्टीप्लाई है, ना, तो गड़बड़ मत कर देना ये चीज़, ठीक। चलो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो देखो अभी हमने फिलहाल 3 अभी हमने अपने सर्किट देखे हैं, ठीक है। बहुत ही हमने बेसिक से हमने स्टार्ट किया, बच्चों, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो आप अगर किसी भी पार्ट को अगर आपने स्किप नहीं किया है ना, तो आप सच बता रहे हैं, मतलब गारंटी ले रहे हैं, अब क्या ही बोला जाए, ठीक है, आप सारी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, अगर आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया तो बहुत ही हमने बेसिक से स्टार्ट किया। आपको फर्स्ट के आधे घंटे तो आपको मस्ट है कि देखना ही देखना है। अगर आपने वो देख लिया फिर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
चलो रखते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो, और अगर हाँ अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताना हाँ सर अच्छा है, ये है वो है जो भी है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।